Hello viewers, welcome back to Silver Chemistry. So this is our part number 15 from the chapter solution and that is of class 12th chemistry. तो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों अबाउट टू मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं एंड उनका नाम है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वेंट हॉफ फैक्टर, राइट। इससे पहले की वीडियोस में बच्चों हमने डिस्कस करे थे अबाउट द 4 इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। उन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम था RLVP यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, then we have discussed about elevation in boiling point, then the third one was depression in freezing point and the last colligative property was osmotic pressure. साथ ही साथ में हमने उनके कुछ मेन फार्मूलाज डिस्कस करे थे और हमने उन मेन फार्मूलाज की हेल्प से वो फार्मूलाज निकालने सीखे थे जिनसे हम अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक बार उन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम फिर से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारी थी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसका फॉर्मूला था बच्चों P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2, राइट। दिस वन वॉज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग RLVP यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड वन वॉज डेल्टा TB यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m, राइट। थर्ड वन वॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इनटू स्मॉल m, राइट। एंड फोर्थ वन फॉर्मूला वाज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था बच्चों एज पाई इज इक्वल्स टू CRT, राइट। तो ये 4 फॉर्मूलाज हमने डिस्कस करे थे इन द लास्ट फ्यू वीडियोस एंड ये जो हमने चारों फॉर्मूलाज लिखे हैं ऑफ ऑल द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं बच्चों टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट जो कि नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, राइट। ये फॉर्मूला सभी वर्क करेंगे ऐसे सॉल्यूट्स पे वर्क करेंगे जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। दैट मीन्स ना ही वो अंडरगो करें डिसोसिएशन और ना ही वो अंडरगो करें एसोसिएशन। तो मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, दीज फॉर्मूलाज आर यूज्ड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस of solute which are non-volatile and non-electrolyte, right, non-electrolyte। तो ये वाले फॉर्मूलाज आपके उसी सॉल्यूट्स के लिए वर्क करेंगे, उन्हीं सॉल्यूट के लिए वर्क करेंगे जो कि नॉन वॉलेटाइल नेचर के हैं एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेचर के हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, जैसे कि आपका ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि सुक्रोज आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि यूरिया आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, एक्सेट्रा, राइट। तो ये इन्हीं सॉल्यूट पे वर्क करेंगे ये फॉर्मूलाज जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेचर के हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूट हो जो अंडरगो करे या तो डिसोसिएशन या अंडरगो करे एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब वो टूट जाए इनटू मेनी मोर पार्टिकल्स एंड एसोसिएशन का मतलब है वो जुड़ जाए, राइट। अभी हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी देखेंगे। तो देखो हम यहाँ 2 केसेस डिस्कस करेंगे, राइट। केस नंबर फर्स्ट में मैं लिखूंगा इफ अ सॉल्यूट इज electrolyte that is it undergoes dissociation, right। let us say मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूट है जो कि इलेक्ट्रोलाइट है एंड वो अंडरगो कर रहा है बच्चों डिसोसिएशन, राइट। वो अंडरगो कर रहा है डिसोसिएशन, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास NaCl है, राइट, सोडियम क्लोराइड है एंड द मोमेंट इट गोज इनटू द सॉल्वेंट, जैसे ही सॉल्वेंट में जाएगा इट विल ब्रेक इनटू आयंस दैट इज Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, राइट। अब हमने देखा यहाँ पे कि ये जो हमारे पास सॉल्यूट था जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का था, जैसे ही मैंने इसको वाटर में पुट करा बच्चों तो ये डिसोशिएट हो गया इनटू 2 पार्टिकल्स, वन इज Na प्लस एंड अनदर इज Cl नेगेटिव। स्टार्टिंग में हमने एक पार्टिकल लिया था, एक मॉलिक्यूल लिया था सोडियम क्लोराइड का, लेकिन जैसे ही हमने इसको सॉल्वेंट में डाला तो ये 2 पार्टिकल्स में टूट गया। एंड हमें पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्योरली डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे।
अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, एंड अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा, राइट। तो मैं देखो लिखता भी हूं यहां पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ अ सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, अगर कोई पार्टिकल या कोई सॉल्यूट अंडरगो करेगा डिसोसिएशन तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, राइट। ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था NaCl का, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल, कितने पार्टिकल हो गए, 2 पार्टिकल। तो मैंने वही लिखा है, फॉर सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन यानी कि टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, राइट। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस तो मैं कह सकता हूं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि CP, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों प्योरली एंड प्योरली डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। इन द वेरी स्टार्टिंग, इन द वेरी बिगिनिंग वी हैव डिस्कस दिस, राइट। तो याद रखना जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, राइट। एंड अगर आप इन फॉर्मूलाज को, ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको ओपन करके एक्सपेंडेड फॉर्म लिख के इनका, यानी कि मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड ये जो हमारा मोलैरिटी है, इनको अगर एक्सपेंड करोगे और क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो यू विल नोटिस कि हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के, राइट। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे ये पार्टिकल डिसोसिएशन अंडरगो कर रहा है जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है। लेकिन अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस देन मॉलिक्यूलर मास विल डिक्रीज, राइट। मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा, राइट। अब देखो मैंने बोला जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास सॉल्यूट था जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का था, दैट मीन्स ये अंडरगो कर रहा था डिसोसिएशन, और अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने जाएंगे यूजिंग एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज तो वी विल गेट द रॉन्ग आंसर, वी विल एंड अप इन गेटिंग द रॉन्ग आंसर। नॉर्मली हमें पता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 58.5 होता है, राइट। लेकिन अगर हम इस NaCl का, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एनी ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला तो वी विल एंड अप इन गेटिंग द रॉन्ग आंसर, राइट। तो देखो हो सकता है हमें जो आंसर मिले वो मिले 56 या 57 या 57.5 विच इज़ अ रॉन्ग आंसर, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा सोल्यूट है दैट इज सोडियम क्लोराइड, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है एंड ये अंडरगो कर रहा है डिसोसिएशन, राइट। तो दिस इज द केस फर्स्ट, राइट। चलो केस सेकंड डिस्कस करते हैं। केस सेकंड में लिखते हैं अगर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूट है, इफ अ सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन, राइट। एसोसिएशन यानी कि जुड़ रहा है, अंडरगोज एसोसिएशन, राइट, एसोसिएशन, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, राइट। एंड जैसे ही आप इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ के डाइमर बना लेंगे, राइट। देखो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, एंड दिस CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। अब ये क्या करेंगे बच्चों, द मोमेंट इट गोज इनटू द सॉल्वेंट ये फॉर्म कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ये आपस में जुड़ के एक बना देंगे डाइमर, राइट। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स का क्या बन गया जुड़ के, एक पार्टिकल, राइट, यानी कि एक मॉलिक्यूल बन गया। तो हमने देखा यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो आफ्टर एसोसिएशन वो घट गए। एंड हमें पता है अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ अ सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन then number of particles decreases, तो number of particle क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। एंड अगर नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए तो आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट जाएगी। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स
if number of particle decreases, then colligative property also decreases, right? एंड अगेन अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा. इफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस देन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, राइट? तो ऐसे याद रखना, अगर आपका सोल्यूट अंडरगो कर रहा है एसोसिएशन तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा. अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गया तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, राइट? जैसे कि फॉर इंस्टेंस हमें पता है इस एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो 60 आता है, लेकिन अगर हम इस एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एनी ऑफ दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला, तो अगेन वी विल एंड अप इन गेटिंग द रॉन्ग आंसर. हो सकता है हमें मास मिले 61, हो सकता है 62, जो कि एक रॉन्ग वैल्यू है, राइट? तो हम ऐसे सॉल्यूट के लिए जो अंडरगो कर रहा है डिसोसिएशन या एसोसिएशन, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा हमें एक गलत आंसर देगा, राइट? तो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, दूर करने के लिए देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था वेंट हॉफ. उन्होंने एक फैक्टर दिया जिसको हम बोलते हैं एज वेंट हॉफ फैक्टर, राइट? तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से. एंड याद रखना यहाँ पे आई जो है ये एक्सटेंट है. दिस इज द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, राइट? यानी कि आई जो है दिस इज द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, राइट? एंड याद रखना यहाँ पे आई को कैलकुलेट करने के बहुत ढेर सारे फॉर्मूलाज हैं, राइट? अब देखो नॉर्मली इन्होंने क्या करा है, जिनका नाम था वेंट ऑफ, इन्होंने सिंपली क्या करा, ये जो हमारे पास फॉर्मूलाज थे इनको नॉर्मल फिर से लिख देता हूँ. जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला था पहला वाला, दैट इज RLVP P10 माइनस PS अपॉन P10 इज इक्वल्स टू Chi2. दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m. तीसरा फॉर्मूला था डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m. एंड चौथा वन वॉज पाई इज इक्वल्स टू CRT, राइट? ये हमारे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला थे, लेकिन वेंट ऑफ ने क्या करा, टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम जो हमें आ रही थी उन सॉल्यूट्स के लिए जो अंडरगो कर रहे थे डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो वेंट ऑफ ने क्या करा, वहाँ पे एक करेक्शन फैक्टर यूज करा एंड इन सभी फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ आई से, राइट? आई इज द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, राइट? अब इस आई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं. जैसे कि फॉर्मूला नंबर 1 की बात करूं तो देखो मैं लिखूंगा आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आई वैल्यू, राइट? तो मैंने लिखा है बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, राइट? तो दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आई. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको हेल्प करेगा इन कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दो सॉल्यूट्स विच आर ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन टाइप. वहाँ पे करेक्शन फैक्टर लगाओगे तो ये वैल्यू यूज करोगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से अगेन मेरे पास सोडियम क्लोराइड है एंड ये डिसोशिएट कर रहा है Na प्लस में एंड Cl नेगेटिव में, राइट? और मैं बोलूँ इसके इस सॉल्यूट के लिए आप मुझे आई का वैल्यू निकाल के दो, तो यू विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इज आई, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. देखो जब ये सॉल्यूट टूट गया तो कितने पार्टिकल्स हैं आफ्टर डिसोसिएशन? 1 एंड 1 2, राइट? अपॉन आप रखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि टूटने से पहले कितने थे? 1, तो आई का वैल्यू आ जाएगा 2, राइट? दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मेरे पास एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स थे जो कि इन्होंने जुड़ के यानी कि एसोसिएट होके क्या बना लिया, एक डाइमर बना लिया, राइट? इन्होंने फॉर्म कर लिया एक डाइमर. ये देखो ये डाइमर बन गया. एंड यहाँ इस आई के लिए अगर
यहाँ अगर इस I का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यू विल अगेन पुट दिस फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यहाँ पे एसोसिएशन हो गए, कितने मॉलिक्यूल हो गए, कितने पार्टिकल हो गए, 1 अपॉन कितने पहले थे, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन थे 2, तो 1/2 इज 0.5। तो दिस इज हाउ अगेन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर I, राइट। एंड ऐसा सोल्यूट जो कि ना अंडरगो करे डिसोसिएशन और ना ही अंडरगो करे एसोसिएशन, उसके लिए I का वैल्यू हमेशा 1 आता है। एंड सिंपली ऐसे सोल्यूट जो ना ही अंडरगो कर रहे हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन, उनके लिए हम ये वाले फॉर्मूलाज अगेन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब देखो एक चीज अच्छे से याद रखना, अब यहाँ से एक चीज बहुत ही अच्छे से याद रखना कि ऐसे सोल्यूट जो कि अंडरगो करते हैं डिसोसिएशन, तो मैं इसको नोट बना के लिख देता हूँ, फॉर सोल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन। ऐसे सोल्यूट बच्चों जो अंडरगो करते हैं डिसोसिएशन, उनका I का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आता है 1, राइट। तो ये याद रखना, फॉर अ सोल्यूट विच अंडरगोज डिसोसिएशन, उनका जो I का वैल्यू आता है यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर आता है, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। रीजन असर्शन में ये लाइन लिखी हुई आपको मिल सकती है। सिमिलरली आप बोलोगे फॉर सोल्यूट, उन सोल्यूट के लिए जो अंडरगो करते हैं एसोसिएशन, फॉर सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन, राइट, उनके लिए I का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगा, राइट। एंड सिमिलरली आप कह सकते हो फॉर सोल्यूट विच नाइदर अंडरगोज डिसोसिएशन, ना ही वो डिसोसिएशन अंडरगो करता है, ना ही एसोसिएशन अंडरगो करता है, नॉर एसोसिएशन, उनके लिए I का वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि I विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, राइट। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना रिलेटेड टू सोल्यूट्स विच अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, राइट। हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्मूला था फॉर कैलकुलेटिंग I, सिमिलरली हमारे पास 2 और फॉर्मूलाज हैं फॉर कैलकुलेटिंग I। चलो उनको डायरेक्टली देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है द सेकेंड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग I, राइट। तो आप बोलोगे I इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू है, और एबनॉर्मल मोलर मास जिसको आप ऑब्जर्व मोलर मास बोलोगे, यानी कि ये नॉर्मल मोलर मास जो उसका एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि करेक्ट वाला मोलर मास, एंड नीचे एबनॉर्मल मोलर मास जो आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला होगा, यानी कि रॉन्ग वाला, राइट। तो यू विल से I इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास जो करेक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू है, एंड एबनॉर्मल जो आपने थ्रू एक्सपेरिमेंट निकाली है, तो इसकी हेल्प से भी हम I को निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग I, दैट इज I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगेन ये ऑब्जर्व्ड वाली जो आप देखोगे विच इज रॉन्ग वन, एंड नॉर्मल दिस इज योर करेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये 3 फॉर्मूलाज की हेल्प से हम I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करोगे वो यही वाला यूज़ करोगे जो मैंने यहाँ लिख दिया है, राइट। दिस वन फॉर्मूला यू विल यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। यहाँ पे भी लिख देता हूँ फॉर्मूला टू कैलकुलेट I, दैट इज I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन, यही सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना, यही आपको हेल्प करेगा इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द सोल्यूट विच आर ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन टाइप। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये जो हमने I कैलकुलेट करा, यानी कि ये जो फॉर्मूलाज देखे फॉर कैलकुलेटिंग द वेंट ऑफ फैक्टर, याद रखना ये फॉर्मूलाज भी तभी अप्लाई करोगे जब वहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा 100% दे रखा हो, राइट। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए सोडियम क्लोराइड के और वो 100 के 100 डिसोशिएट कर गए,
तब आप ये वाले जो फॉर्मूलाज है ये भी तभी यूज़ कर सकते हो जब अल्फा इज इक्वल टू 100% है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 100% है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स आपने लिए वो सारे के सारे डिसोशिएट कर जाए इनटू आयंस, या फिर जितने पार्टिकल्स आपने या मॉलिक्यूल्स आपने लिए वो सारे के सारे एसोशिएट कर जाए, तब ये फॉर्मूलाज आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग आई। लेकिन मान लो अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूट है जो 100% डिसोशिएट नहीं कर रहा, लेट अस से आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो उसमें से सिर्फ 70 या 80 मॉलिक्यूल्स ही डिसोशिएट कर रहे हैं इनटू आयंस, तब आपको कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा दिस अल्फा ऑल्सो, राइट। एंड इस अल्फा को कैलकुलेट करने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड अल्फा, राइट। यानी कि जब आपको अल्फा दे रखा हो, यानी कि कितना परसेंट आपका जो सोल्यूट है वो टूट रहा है या जुड़ रहा है, तब आप लिखोगे द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 अल्फा, राइट। जहाँ पे ये अल्फा जो है आपका दिस अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। एंड याद रखना है ये जो फॉर्मूला है ये वाला I इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट n-1 अल्फा, ये आप उन सोल्यूट के लिए यूज करोगे जो कि डिसोसिएशन अंडरगो कर रहे होंगे, फॉर सोल्यूट विच अंडरगोज डिसोसिएशन, जो कि अंडरगो क्या कर रहा है, डिसोसिएशन अंडरगो कर रहा है। एंड यहाँ पे ये जो n है, ये n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, राइट। यहाँ पे ये जो n का मतलब है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, राइट। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया भी था NaCl जब टूट जाएगा तो कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, 2। सिमिलरली अगर हमारे पास होता है पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ K2SO4, तो ये आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, 3। तो उसी के हिसाब से ये n का वैल्यू रखोगे। सिमिलरली हमारे पास एक और फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग आई, जब हमको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट कितना टूट रहा है आफ्टर गोइंग इनटू द सॉल्वेंट, तो यू विल राइट अनदर फॉर्मूला दैट इज आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस ब्रैकेट 1/n-1 अल्फा, राइट। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला जब आप अल्फा को कंसिडरेशन में लोगे, राइट। एंड दिस फॉर्मूला यू विल यूज फॉर सॉल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन। ये उन सॉल्यूट के लिए यूज करोगे बच्चों फॉर्मूला जो कि अंडरगो करेंगे एसोसिएशन, जहां पे ये जो n है, इस n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, राइट। जहां पे ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बिफोर एसोसिएशन। तो दीज टू फॉर्मूलाज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट जब आप कंसिडरेशन में लोगे अल्फा को, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, राइट। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कैलकुलेट आई व्हेन एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इज 10% डिसोशिएटेड। देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो एसिटिक एसिड है आफ्टर गोइंग इनटू द सॉल्वेंट ये कितना डिसोशिएट कर रहा है, सिर्फ 10%, राइट। अगर वहां पे मेंशन ना कर रखा हो कि कोई सोल्यूट कितना परसेंट डिसोशिएशन अंडरगो कर रहा है, तब आप हमेशा अल्फा का वैल्यू 100% अज्यूम करोगे, राइट। लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है उन्होंने स्पेशली कि जो आपका एसिटिक एसिड है वो 10% डिसोशिएट कर रहा है। चलो इसके लिए हम आई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो देखो ये वो सोल्यूट है जो अंडरगो कर रहा है डिसोसिएशन, और आपको पता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, राइट। जब इसको वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसोशिएट करोगे तो इट विल डिसोशिएट इनटू CH3COO नेगेटिव, यानी कि एसिटेट आयन, एंड ये टूटेगा आपका H+ में, यानी कि हाइड्रोजन आयन। तो देखो स्टार्टिंग में कितना मॉलिक्यूल था, एक, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2। वन इज दिस एंड वन इज दिस। दिस इज एसिटेट आयन, दिस इज हाइड्रोजन आयन, राइट। अब क्योंकि ये सोल्यूट हमारा डिसोसिएशन अंडरगो कर रहा था, देन वी विल यूज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, राइट, जो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था। एंड फॉर्मूला क्या कहता है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट n-1 एंड अल्फा, राइट। चलो जो जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको पुट करते हैं। आई इज इक्वल टू 1 प्लस n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितने, 2, -1, एंड अल्फा कितना दे रखा है, 10%। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
I इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 1 एंड 100 को जब डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.1 राइट। अब I इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0.1 इज 0.1 अगेन, तो योर I वैल्यू विल बी 1.1 आंसर राइट। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं या आई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं राइट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है बच्चों कैलकुलेट आई व्हेन एसिटिक एसिड अगेन CH3COOH दे रखा है इज डाइमराइज्ड राइट, यानी कि वो जुड़ के डाइमर बन गया। डाइमर इन द सेंस दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन गया। अगर यहाँ पे लिखा होता ट्राइमर तो यानी कि 3 मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन गए। अगर टेट्रामर लिखा होता तो 4 मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन गए। अगर लिखा होता पेंटामर यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे लिखा है डाइमराइज्ड हो गया यानी कि डाइमर बन गया। इन बेंजीन अप टू 10%, अगेन क्या दे रखा है अल्फा गिवन है 10% राइट। चलो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कैसे हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं राइट। अब देखो ये जो हमारा सोल्यूट है ये क्या अंडरगो कर रहा है इस बारी एसोसिएशन, यानी कि डाइमराइज हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी कि वी हैव टू यूज द सेकंड वन फॉर्मूला यानी कि दिस वन फॉर्मूला। अब चलो ये रखते हैं, फॉर्मूला है हमारा I इज इक्वल्स टू 1 प्लस ब्रैकेट 1 अपॉन n माइनस 1 एंड अल्फा राइट। चलो I कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस ब्रैकेट 1 अपॉन n, n का मतलब है यहाँ पे फॉर दिस फॉर्मूला या फॉर दिस सॉल्यूट विच अंडरगोज एसोसिएशन, यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, यानी कि जो CH3COOH है इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने लिए होंगे, यानी कि नॉर्मली 2 ही मॉलिक्यूल लिए होंगे तभी तो डाइमर बना है। तो देखो जब डाइमर बना होगा तो वो कितना परसेंट एसोसिएट कर रहा है, सिर्फ 10% राइट। अब देखो यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, जुड़ने से पहले कितने हैं, तो 2 थे तो 2 रखा माइनस 1 और अल्फा कितना है अगेन 10%, परसेंटेज का साइन हटाया नीचे आ जाएगा 100। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अब देखो ये हाफ में से आधा जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 0.5 और अगेन ये आपका आ जाएगा 0.1 राइट। चलो सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल्स टू 1, अब देखो माइनस 0.5 इंटू 0.1 ये आ जाएगा आपका 0.05। चलो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यह है 0.5, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, यह मल्टीप्लाई का साइन 0 0। पॉइंट कितने के बाद है बच्चों 1 2, तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगाना 1 2, यानी कि आंसर आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस 0.05। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ मत करना, मल्टीप्लाई करके देख लेना। यहाँ पे 1 में से हम घटाते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.05 राइट। चलो देखो 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ 9 में से 0 9, यहाँ बचे आपका 0.95। तो योर आई वैल्यू फॉर द सॉल्यूट which is undergoing 10% association, this will be your answer, that is I is equals to 0.95। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लो राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास दे रखा है एक MCQ क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट आई वैल्यू, कह रहे हैं इन तीनों में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका होगा। याद रखना बच्चों इसके लिए एक पॉइंट कि हमारा आई जो होता है यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डाइल्यूशन के राइट। मतलब जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड हमारा सॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा उसका आई वैल्यू होगा राइट। अब क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के, तो अमंग दीज 3 विच वन इज करेक्ट आंसर कमेंट कर दो राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ोगे, एंड लास्ट में है एल्यूमिनियम सल्फेट। इनमें से कह रहा है किसका सबसे हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा राइट। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट ध्यान में रखना, ये देखो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और आपको पता होना चाहिए कि आई जो है हमारा अगेन वेंट ऑफ फैक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के राइट। अगर हमें पता चल जाए इन चारों का आई वैल्यू तो आप बता सकते हो कि किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा राइट। अज्यूम कर लेना बच्चों यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 100% ही है, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स 100% डिसोसिएशन अंडरगो कर रहे हैं। अगर मेंशन नहीं है तो 100% अज्यूम करोगे, अदरवाइज वो मेंशन करके देगा राइट। NaCl जब टूटेगा डिसोशिएट करेगा तो ये बच्चों प्रोड्यूस करेगा कितना आयन, 2 Na प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि नंबर ऑफ आयन्स है 2।
सिमिलरली पोटेशियम सल्फेट K2SO4 टूटेगा तो K प्लस में एंड SO4 2 माइनस में, ये दो थे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं 3। सिमिलरली ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है जब ये टूटेगा तो देखो ये K पे कितना चार्ज होता है 1 प्लस का, लेकिन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जब ये अलग जाएगा तो ये टूटेगा K प्लस में एंड यहाँ पे हो जाएंगे 4 पोटेशियम के आयन। सिमिलरली ये डब्बा अलग हो जाएगा, दैट इज FeCN का होल 6 और इस पर कितना चार्ज आ जाएगा 4 माइनस का। अब देखो कितने आयन से नंबर ऑफ आयन्स 4 ये रहे और 1 ये रहे, यानी कि कितने नंबर ऑफ आयन्स है 5, राइट। सिमिलरली एल्यूमिनियम सल्फेट देखो जब ये डिसोशिएट करेगा तो कितने एल्यूमिनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, 2 एल्यूमिनियम आयन प्रोड्यूस करेगा एंड SO4 2 माइनस। अब देखो 2 ये रहे और 3 सल्फेट थे, ये रहे 3, तो टोटल कितने अगेन 5, राइट। अब देखो इसका भी 5 है आई वैल्यू, इसका भी 5 वैल्यू, तो वी हैव 2 करेक्ट आंसर एज C एंड D। तो बोलोगे C एंड D विल बी योर करेक्ट आंसर, क्यों? क्योंकि इनका हाईएस्ट आई वैल्यू था। जब मैंने अज्यूम करा है अल्फा इज इक्वल्स टू 100% है, यानी कि सारे मॉलिक्यूल डिसोशिएट करके क्या दे रहे हैं, हमें ये पार्टिकल्स दे रहे हैं, राइट। तो मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया, I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। वहाँ से मैंने I कैलकुलेट करा एंड मुझे पता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वहाँ से मैंने आंसर कैलकुलेट कर लिया दैट C एंड D बोथ आर करेक्ट आंसर्स, राइट। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर नंबर 1 को, दैट इज योर क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन, इसको अच्छे से फिनिश कर लिया। मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।